गुड इवनिंग साथियों। हम लोगों ने आरबीसी सेकेंड ग्रेड 2022 में जो पेपर हुआ था उसके 32 क्वेश्चन कल देखे थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रश्न ढंग के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है इनसे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है, यानी गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता तब उपादान लक्षणा होती है। सही बात है, एकदम सही बात है। इसे अजहत स्वार्था भी कहते हैं। उपादान लक्षणा को क्या कहते हैं? अजहत स्वार्था। कल मैंने पूछा था ना, तो ये देखो वापस आ गया क्वेश्चन। अजहत स्वार्था भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन कह रहा है जब व्यंजन शब्द में हो तब शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दी व्यंजना होती है। ये बात भी सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थ व्यंजना होती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जब व्यंजन अर्थ में हो तब आर्थ व्यंजना होती है, शब्द में नहीं हो। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। 14 देखो, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं रहता तब लक्षण लक्षणा समझ सकती होती है। ये बात भी सही है। लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था कहते हैं। जैसे उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था कहते हैं ना, ऐसे लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, तो इसे आप याद रखें, ट्रिक बना ले कैसे भी करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इक डंकी गिण एक रो भूले कुल स्वभाव, कवि किस शासक की बात कर रहा है? ये सूर्यमल मिशन की रचना से पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजपूत नरेश, जयपुर नरेश, अकबर या अंग्रेज? तो कवि अंग्रेजों की बात कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है। देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित कौन सी रचना है बताओ? अखरावट, पद्मावत, मधुमालती, आखिरी कलाम। ये तो जायसी की रचना ही नहीं है। तीन रचना है, तीनों में से कौन सी बताओ? तो बताओ अखरावट। ये देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित है। पद्मावत 1540 में लिखा था, जो महाकाव्य था, वो बताइए सबको। और आखिरी कलाम इसमें कयामत का वर्णन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित रचनाकारों और उनकी रचनाओं के नाम को सम्मिलित कीजिए। रघुवीर शाही, इसकी रचनाएं कौन सी है बताओ इनकी? संसद से सड़क तक इनकी है। ठीक है। धूमिल, धूमिल की कौन सी है? धूमिल की रचनाएं हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। कौन सी है? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, एक मिनट ना। देखो, रघुवीर शाही की रचनाएं हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। और धूमिल की कौन सी है बताओ? धूमिल की 3 नंबर पे संसद से सड़क तक। और लीलाधर जगुड़ी की नाटक जारी है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की गर्म हवाएं। ठीक है। तब आपको क्या करना है, ये कवि दे रखे ना, इन कवियों की सारी रचनाएं आपको देख लेनी है, क्योंकि हर बार एग्जामिनर इन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाता है। अब की बार ये रचनाएं पूछी, आगे और कोई पूछ लेगा, क्योंकि मैंने देखा 90% पेपर सेटर यहीं से ही क्वेश्चन कवर कर लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, वाक्य का प्रकार है। कैसे बताओ? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या विस्मयवाचक? तो संकेतवाचक। संकेत कर रहा है ना, यदि तुम परिश्रम करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी, तो संकेतवाचक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है बताओ? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अष्टचाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। ये कैसे हो सकता है? सूरदास से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो यही गलत है। तो पूर्णतः मुक्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब पर सूरदास जी का प्रभाव मिलता है। ठीक है ना। तो अष्टचाप की स्थापना पूछ ले तो कब हुई? 1565 में हुई थी। इसमें 8 कवि थे। चार होते वल्लभाचार्य के शिष्य, और 4 किसके थे बताओ? विठलनाथ के, है ना, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन देखो, अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया, एकदम सही बात है। अगला ऑप्शन, पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखो, इस काव्य की सामान्य प्रकृति है कि यह अधिकतर मुक्तक में लिखा गया, ये बात भी सही है। अगर राम भक्ति काव्य या सूफी काव्य पूछ रहे हैं ना, तो वो प्रबंध में है। ठीक है ना। और ये है ना कृष्ण भक्ति काव्य, ये मुक्तक में ही लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, यानी गलत है। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाता है, ये चीज़ें आपको साथ ही साथ देखनी है कि भाई अष्टचाप की स्थापना किसने की, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है साथ ही साथ। ठीक है ना। वैसे मैंने पहले बता रखी है, बार बार क्या बताएंगे, तो बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखो, राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा?
तो बताओ क्या मांगा, कामदार मोजीराम को मांगा, ठीक है ना। ये तो देखो जो आप पढ़ोगे वो कहानी या जो भी है तब ये चीज़ें कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। पदक्रम के संबंध में ना, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है संबंधवाचक और उसके अनुसंबंधी सर्वनाम के कर्म आदि कारक बहुधा वाक्य के आदि में आते हैं, नहीं प्रारंभ में आते हैं। सही बात है एकदम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समान अधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बात गलत है, ठीक है। यह संगत पूछ रहा था, असंगत यही है। ऑप्शन नंबर 3 देखो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण सर्वनाम अवधारण के लिए मुख्य क्रिया और सह क्रिया के बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो अवधारणों के लिए भेदक और भेद्य के बीच संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण आ सकते हैं, ये भी सही है। तो असंगत है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। याद ही है ना, ये शुरू में आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, तिमाही में कौन सा समास है, बताओ तिमाही में कौन सा समास है। आसान सा क्वेश्चन है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है, या द्वंद्व है, या क्रमधारी है, तो द्विगु समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में संदेहवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य किस में है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, ये पहला ही है, संभवतः आ गया तो संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। अनेकार्थ शब्द है ये, देखो विग्रह का अर्थ क्या नहीं है, कल है, ये तो अर्थ है विग्रह का। शरीर भी है, विचार, विचार विग्रह का अर्थ नहीं है, विस्तार भी विग्रह शब्द का अर्थ है, ठीक है। विग्रह के और अर्थ आपसे पूछ ले तो एक है लड़ाई है, झगड़ा है, लड़ाई ये भी विग्रह का है, झगड़ा है और युद्ध, ये सारे विग्रह शब्द के अर्थ हैं। अब आपको क्या करना है, ये विचार शब्द है ना, इसके भी अनेक अर्थ शब्द आपको लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अगली बार आएगा ना तो संभावना यही रहती है कि वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है, बताओ। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, ये तो सही है। आदि से अंत तक, आद्योपांत, ये भी सही है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, ये भी सही है। लौट कर आया हुआ अभ्यागत, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है ना। लौट कर आया हुआ उसे कहते हैं प्रत्यागत, क्या कहते हैं, प्रत्यागत, ठीक है। तो अभ्यागत किसे कहते हैं, जिसके आने की पूर्व सूचना प्राप्त हो उसे अभ्यागत कहते हैं, ठीक है। और अतिथि किसे कहते हैं, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है, अभ्यागत कौन होता है, जिसके आने की पूर्व सूचना हमें प्राप्त हो, वो अभ्यागत है। और अतिथि किसे कहते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। निहारिका है, शशांक है, नंद है, मैत्रेयी, मैत्रेयी तो है लेकिन मैत्रेयी ये लिख दिया ना, ये होता ना तो सही हो जाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 46 से 48 तक ये गद्यांश है, गद्यांश हम सारे साथ में देखेंगे, हमने पहले ही कहा रखा है। तो 46 नंबर का उत्तर इन्होंने 4 माना है आरपीसी ने, और 47 का इन्होंने माना है 2 नंबर, ठीक है। और 48 का क्या माना था, 48 का भी 2 नंबर, ठीक है। ये पद्यांश का भी देख लो एक बार उत्तर साथ ही साथ में। 49 का उत्तर इन्होंने माना था 3 नंबर, ठीक है। और 50 का ये अगला देखो 1 मिनट, 50 का आंसर 2 नंबर, ये है ना। सारे गद्यांश और पद्यांश जितने पेपर में है ना, एक ही वीडियो में हम सारा देख लेंगे, ठीक है। अगला देखो 1 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। योद्धा शुद्ध है, पुनर्जन्म ये भी शुद्ध है, अभ्यंतर ये भी शुद्ध है, उल्लंघन क्या ये भी शुद्ध है, नहीं नहीं ये अशुद्ध है, उल्लंघन ऐसे लिखा जाता है, उल्लंघन, ठीक है ना, ये अशुद्ध है, तो ले आते हैं। ये तो पुनर्जन्म कई बार पूछा, अभ्यंतर कई बार पूछा, उल्लंघन कई बार पूछा, ये तो रेट में भी आया था अभी थोड़े दिन पहले। तो ये चीज़ें क्या है कि हमें पेपर देखने से हम कई चीज़ें हमारी कवर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है, बताओ। इस परंपरा के काव्य प्रबंध शैली में रचित है, सही बात है एकदम, गलत पूछ रही है ना। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये सरासर गलत बात है, सभी नहीं लिखे गए हैं। जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा है तो वो मुस्लिम थोड़ा ही है, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। अगला ऑप्शन देखो, इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर्क हैं, ये बात भी सही है। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया, ये भी सही है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वगवाओ, ईट सतसई
जो ये पद है उसमें वगवाए वगवाओ शब्द का अर्थ क्या है ना। वगवाओ क्या होता है, वगवाओ सिंह की गंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राणा मालदेव ने हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा, बताओ। छल कपट की योजना अनुसार, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। मिष्ठान, ये पहले ही अशुद्ध है क्योंकि मिष्टान होता है, ठान नहीं होता, ये मिष्टान होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, टा होता है, ठान नहीं, इसलिए अशुद्ध है। अंतर्दान शुद्ध है, अंतर्ध्यान अशुद्ध होता है, ठीक, ध्यान रखना। उपलक्ष्य शुद्ध है लेकिन उपलक्ष्य अशुद्ध होता है। सौजन्य शुद्ध है, ठीक है, सुजनता भी शुद्ध है, सौजन्यता गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बताओ। परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बताओ। तोई, तड़ाग, ये तो पर्यायवाची है। आपका ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। तोई तड़ाग ये तो किसके हैं, पानी के हैं, जैसे अम्बु हो गया पानी का, अम्बु। और कौन सा पानी का, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प, जल, नीर, जीवन, शीर, ये सारे किसके जल के पर्यायवाची हैं। आपका किसका है, नदी का है, आपका किसका है, नदी का है। तो नदी के और पर्यायवाची कौन से हैं, अगर आप ध्यान रखना चाहो तो। एक तो नदी का होता है सरिता, और कौन सा नदी का, तरंगिणी, तरंगिणी, और नदी का होता है तटिनी, तटिनी हो गया। ये सारे नदी के पर्यायवाची है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो ऑप्शन, इप्सा, इस्प्रा, वांछा, तो ये किसके पर्यायवाची हैं, इच्छा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इप्सा, इस्प्रा, वांछा, अभिलाषा, अभिलाषा, चाह, लालसा, लालसा, ये सारे इच्छा के पर्याय है ना। इसके अलावा मनोरथ, ये साथ साथ आपको क्या नोट डाउन कर लेना है, काम आएंगी चीजें। मनोरथ, आकांक्षा, ईप्सा, ठीक है, मर्जी, जो कुछ भी है ना ये इच्छा के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला देखो, नील, नीले, सदन, निकेतन, नीले, सदन, निकेतन, ये पर्यायवाची किसके हैं, घर के हैं। तो घर के और पर्यायवाची कौन से हैं, ग्रह है, गह, आवास, और घर का कौन सा है, निवास, आवास, निवास, और घर का हो गया वास, सदन, और कोई निकेतन, ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। ये कि आप साथ ही साथ आप याद कर लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये पर्यायवाची के क्वेश्चन आते हैं तो पर्यायवाची खूब होते हैं, आप कितने याद करोगे, कम से कम जो पेपर में आते हैं ना वो तो आपको याद कर ही लेना है, जो पेपर के ऑप्शन में, जो पेपर में है, कम से कम उन्हें आप अच्छे से याद कर लो। क्योंकि वैसे तो आप पर्यायवाची याद करने बैठोगे तो आप लाइफ टाइम याद कर नहीं सकते, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, कोविद, सुधि और बुद्ध, बुद्ध ये किसके हैं, ये बुद्धि के पर्यायवाची हैं। जैसे इसके अलावा कौन सा है, कोविद, सुधि, बुद्ध, एक मनीषी, नहीं विद्वान के सॉरी ना, मनीषी है, पंडित है, सुविज्ञ हैं, सुविज्ञ हैं, ये सारे विद्वान के पर्याय है, ठीक है। तो ये आपको साथ ही साथ देखते जाना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताओ। केदारनाथ अग्रवाल, युगांत, पहला ही सुमेलित नहीं है। युगांत किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। नागा अर्जुन, सतरंगी पंखों वाली इनकी है। त्रिलोचन की धरती है। गिरजा कुमार माथुर की धूप के दान है। अब आपको क्या करना है, ये कवि है ना, इन कवियों की सारी रचनाएं साथ ही साथ लिख लेनी है, या एक बार रिवीजन कर लेनी है, पढ़ लेनी है। देखो डेली के भले यहाँ 5 क्वेश्चन देखो, 5 कवि देखो ना, 5 कवियों को ढंग से देख लो तो आपको वापस कुछ चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी। जो कवि कुछ जा चुके हैं तो उनकी प्रबल संभावना होती है कि इनके क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है ना। आपको नए नए कवि नहीं देखना है, कोई कौन सा कवि है, जब कई कवि ऐसे हैं मैं बोल रहा हूँ उनके क्वेश्चन आने वाले 50 सालों में नहीं आएंगे, तो उन्हें क्यों पढ़ना, ठीक है ना। जो पेपर में आ रहे हैं उनको आपको बार बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 58, रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, है ना, तो सम्मिलित कौन नहीं, धन्ना थे, सेन थे, पीपा थे, मरुकदास, ये नहीं थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 59, नर का बाह्य रक्त है भगवान मैंने क्या किया, ये उद्गार किसका है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा संशय वाला है, लेकिन आरपीसी ने सत्य को माना है, ठीक है ना, तो आप सत्य देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आश्चर्यचकित होना, क्या है, आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या है, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, बताओ। निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता, ठीक है ना।
चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही निर्लज व्यक्ति होता है ना, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। बताओ उपन्यास के विकास क्रम से। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी अय्यारी आदि उपन्यासों का सूत्रपात हुआ। एकदम सही बात है, क्योंकि चंद्रकांता आदि उपन्यास भारतेंदु युग में ही लिखे गए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रेमचंद्र से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। हाँ, उपन्यास लिखे जरूर गए थे, लेकिन चरमोत्कर्ष प्रेमचंद युग ही था, क्योंकि प्रेमचंद को ही आपको पता है उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो इनसे पहले चरमोत्कर्ष तो नहीं था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 देख लो। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। ये बात भी सही है। प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, आधुनिकता बोध, प्रयोगशीलता आदि विविध पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखे गए। ये सारी बातें सही है, लेकिन ये बात गलत है। चरमोत्कर्ष प्रेमचंद युग ही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती बताओ। छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बघेली, अवधी। तो बुंदेली। बुंदेली पश्चिम हिंदी की बोली है। पश्चिम हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ठीक है। कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ठीक है। और छत्तीसगढ़ी और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्व हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भनीति मोरे सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो बिचारी सुन हई सुमति जिनके विमल विवेक। उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस काव्य गुण की ओर संकेत किया बताओ। तो प्रभु के चरित्र की ओर संकेत किया है तुलसीदास जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगत देखिया राजी हया, जगत देखिया रुइया, आंसुआ जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बुइया। उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे का कारण नहीं है। 3 कारण, एक कारण नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है। आश्रयहीन था, ये पहला ही कारण नहीं है। बाकी देखो, बंधु बांधवों का विरोध हुआ था मीराबाई का, ये सही है। संसार की दुर्दशा, ये भी सही है। परिवार वालों के अत्याचार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव स्वभाव की 3 प्रवृत्तियां हैं। कोमल, पुरुष और मध्यम रीति विभजन का आधार बनी। सही बात है। वामन, आचार्य वामन ने रीति के 3 प्रकार माने। एकदम सही बात है ये भी। समास एवं वर्ण गुम्फित रीति विभाजन के बाह्य आधार माने गए, ये बात भी सही है। माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण ललित पदावली अल्प समास युक्त रीति गोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तो ये कौन सी है बताओ। ओज गुण में होती है गोड़ी रीति, तो ये इसमें वेदर्भ रीति होती है। जहाँ माधुर्य गुण होता है ना, वहाँ वेदर्भ रीति, और जहाँ प्रसाद गुण होता है ना, वहाँ पांचाली रीति होती है। कौन सी होती है? प्रसाद गुण होता है वहाँ पांचाली। ठीक है। गोड़ी वहाँ होती है जहाँ ओज गुण होता है। अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है, अति दनांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलित सही वर्ग कौन सा है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। आत्मजयी, ये क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ये क्या है? संस्मरण है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की है। और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। देखो ये 4 कवि है ना, इन कवियों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा भाई इंपॉर्टेंट कवि कौन सा है, ऐसे नहीं पता चलता है। तो आप बार बार पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है बताओ। मानक हिंदी का आधार पूछ रहे हैं, तो कौन सी बोली है? खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वे कोमल वर्म। वपु का अर्थ क्या बताओ। वपु का अर्थ पूछ रहा है, तो वपु का अर्थ देह, शरीर, देह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार्य वामन के मत अनुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है बताओ। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है। एकदम सही बात है। गुण काव्य का नित्य तत्व है, ये बात भी सही है। ये काव्य के शोभा कारक धर्म है, ये भी सही है। गुणों की कुल संख्या 3 है, बताओ। ये सही नहीं है। ठीक है ना। वह मैंने कितने गुण माने थे बताना आप कमेंट करके। 10, 20, 30, 40 कुछ तो माने होंगे। आप कमेंट करना, देखते हैं कितना आपको याद है। अगला क्वेश्चन,
सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा, बताओ। क्योंकि उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए हजारा सिंह जर्मन अफसर को लेफ्टिनेंट साहब समझ बैठा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ, ये तो अशुद्ध है। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया, ये शुद्ध है। मैंने फल वाला से फल खरीदा, ये भी अशुद्ध है। आपसे निवेदन है, ये शुद्ध है। जो आना चाहता है वे आ सकते हैं, ये अशुद्ध है। तो बी और बे और दे, इसमें ऑप्शन नंबर ये 2 नंबर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, ये विचार किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का यह कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूषण रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय क्या है, बताओ। तो अलंकार। जिस ग्रंथ के अंत में भरण आ जाए, भूषण आ जाए, भरण भूषण और आवरण आ जाए, ये सारे अलंकार ग्रंथ होते हैं, ध्यान रखना। भरण भूषण और आवरण 99% क्या है? अलंकार ग्रंथ है। बाकी मैं 100% नहीं कहूँगा, कई हो जाता है कई बार। बाकी एग्जामिनर जो पूछेगा वो अलंकार ग्रंथ ही होंगे। आप इतना कर सकते हैं, छोड़ने से अच्छा है आप रिस्क ले लेना, आपका 100% सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताओ। राम आम खाएगा, ये तो नहीं है। आम खाया जाता है, ये क्रमवाच्य का उदाहरण है। ठीक है। ये डाउटफुल है थोड़ा क्वेश्चन, देखो अब इसमें क्या होता है। उजाले के मुसाइब कहानी का मूल कथ्य क्या है, बताओ। उजाले के मुसाइब सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य, सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य, यही है उजाले के मुसाइब कहानी का मूल कथ्य। उजाले की मुसाइब ये कहानी किसकी, बताओ। तो ये विजय दांते ठाकी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अशुद्ध है, ये आगे इसलिए। इस कक्ष के भीतर प्रवेश निषेध है, ये भी अशुद्ध है, खाली प्रवेश निषेध लिख दो तो भी सही हो जाता। अब वह गांव से लौट चुका होगा, ये एकदम शुद्ध है। घोड़ा चलता चलता अड़ गया, ये गलत है, चलते चलते होता तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विवरण सही नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, सही है ना, ये तो सही है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्रधारा प्रवाहित है, ये गलत है क्योंकि एक श्रृंगारी काव्य वसंत विलास। राहुल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है, ये भी सही है। वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पूछ ले आपसे, किसकी है, तो दामोदर कवि की। किसकी है? दामोदर कवि की। हर बार पूछी जाती है, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं ना वो तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। ठीक है ना। वसंत विलास इसका कवि मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को, लेकिन कहीं कहीं कुछ मान रखा है, पहले हमने बात भी की है। राहुल वेल है ना, ये रोड़ा नामक कवि की रचना है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। मुझे बताओ ऐसा कोई पेपर होगा आरबीसी का जिसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और राहुल वेल से क्वेश्चन नहीं आया हो, हर बार आता है। तो ये चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, इसमें तो संबंध सूचक है। नौकर मालिक के पास रहता है, इसमें भी संबंध सूचक है। ये काम पहले करना चाहिए, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। गाड़ी समय से पहले आई, इसमें भी है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सनी कजल चक जखू लगन उपजियो सुदिन सुनेहु क्यों ना नरपति हवे भोगवे लही सुदे सुसबदेव। उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, बताओ। नायक का राजा के रूप में चित्रण, ये गलत है पहले ही। बाकी सही है। सखी का नायिका के प्रति कथन है। कवि का ज्योतिष ज्ञान, ये भी है। श्लेष और रूपक अलंकार का सौंदर्य, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, जो सरासर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताओ। निगम, निगम होता है, अग्नि होती है, मृत्यु होती है, संविदा होती है। ठीक है। तो निगम। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, बताओ। तो पपीता, ये विदेशी है, लेकिन कहीं कहीं पपीता को देशज भी मान रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार, एकदम सही बात है। प्रेम का कारण बहुत बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है,
ये बात भी सही है। यदि प्रेम शोपन है तो श्रद्धा जागरण, ये भी सही है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, ये बात इन्होंने उल्टी लिख दी, इसलिए ये असंगत है, ठीक है ना। प्रेम का व्यापार व्यापार स्थल क्या है बताओ, विस्तृत नहीं है, ठीक है ना, संकीर्ण है। श्रद्धा का विस्तृत। अगला क्वेश्चन देखो, तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है, लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य क्या है बताओ, क्या है? आलसी, प्रेमी, लोभी, तो लोभी। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनु जाहि राचेव मिलही, सो बरु से सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजानशील स्नेह जानत सांवरो। अनुसार सीता जी को आशीर्वाद किसने दिया? तो 86 नंबर में सही उत्तर होगा 1 नंबर, पार्वती जी ने माता सीता को आशीर्वाद दिया था, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंगाली में आटा गिला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताओ। कंगाली में आटा गिला, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना, ये तो गलत है। धन की निरंतर कमी होना, ये भी गलत है। मुसीबत पर मुसीबत आना, एक मुसीबत है और मुसीबत आ जाए, उसी कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। अगला क्वेश्चन, दंतोष्टीय व्यंजन बताइए, बताओ दंतोष्टीय व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 वे, ये और वे, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में अपादान कारक है, जहाँ तुलना हो ना अपादान कारक होता है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खोयो में घर में अवट कायर जम्बू काम, सिंहा सिंहा केहा देशड़ा चेत रे सो धाम। उक्त काव्यास के संबंध में असंगत तथ्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 90 में असंगत तथ्य पूछ रहा है, तो गीदड़ों द्वारा सिंह को ललकारना यही असंगत तथ्य है, ठीक है ना। बाकी कायरों की प्रश्ना है, सूक्ति शैली का प्रयोग है, अन्योक्ति अलंकार है। अब देखो अगली बार ये पूछ ले इनमें कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में, तो अन्योक्ति अलंकार आप कह सकते हो। किस शैली का प्रयोग पूछ ले अगली बार, तो सूक्ति शैली का प्रयोग आप बता सकते हो। किसकी वर्णना की गई इसमें, तो कायरों की वर्णना की गई है। एक दो ऐसे क्वेश्चन चर्चर बन रहे हैं, तो ये आपको ढंग से देख लेना है ना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय उत्थान किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रथम उत्थान तो किसे कहा था? भारतेंदु युग। और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान छायावाद को कहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताओ, इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, अधिकतर वस्तुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है, एकदम सही बात है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, सही बात है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं आक्रामक होती है, सरासर गलत है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सक्रमक होती है, ये कांट बांध के आप याद कर लो, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सक्रमक होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहले प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है, बताओ सही युग्म कौन सा नहीं है? परमाल रासो जगनिका है, सही बात है। विशल देव रासो नरपति नाले का, सही है। हमीर रासो सारंगधर, सही है। कुमार रासो जयदेव, नहीं नहीं नहीं, कुमार रासो किसका है? दलपत विजय का। कुमार रासो किसका है? दलपत विजय का है, ठीक है ना। कुमार रासो दलपत विजय का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्वामी साई, सही है। पक्ष पंख, ये भी सही है। राजा राय, ये भी सही है। वत्स बस्ती, ये गलत है। वत्स का बस्ती नहीं होता है, बच्चा होता है, क्या होता है? वत्स, बच्चा या बछड़ा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता, प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता है इसमें, सही बात है, ये नहीं है, ठीक है ना। सूर के भ्रमर गीत की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आलम्बन नहीं है, भ्रमर गीत में उद्दीपन रूप की प्रधानता है, ठीक है। उक्ति वैचित्र्य एवं वाग विदग्धता की प्रधानता मिलती है भ्रमर गीत में। उद्धव का उपहास भी मिलता है, गोपियों की वीर वेदना भी मिलती है, लेकिन आलम्बन रूप की प्रधानता नहीं है, किसकी है? उद्दीपन रूप की प्रधानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन कौन सा है बताओ। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन पूछ रहा है, काव्य में चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, सही, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि उपमा अलंकार चारों तत्व होना जरूरी, चारों अंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी उपमा अलंकार हो सकता है। पूर्ण उपमा अगर वो होता ना, वो बात सही होती।
अगला ऑप्शन उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं, सही बात है। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, ये बात है सही है, ये गलत है पहला। उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म इसके अंग है, सही बात है। उपमान का अन्य नाम अप्रस्तुत भी है, ठीक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, बताओ। कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, नहीं, कविता में 31 वर्ण होते हैं। हरिगीति का 28, 14 12 नहीं 16 12 28 है ना, 16 12 यति होती है, कुल 28 होता है। दूर्ध्वलंबित वर्णिक समवर्त छंद है, 12 वर्ण होते हैं, सही है। चौपाई मात्रिक समछंद है, 16 मात्रा होती है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी सम्मिलित है। जो न भूल सका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये इसका सही उत्तर है। जो न भूल सका इनके नहीं है, ये किसकी है, बदंत आनंद कोशलयन, किसकी है, बदंत आनंद कोशलयन, ठीक है ना, कोशलयन, ये समझ आना, आप सुन लेना, बदंत आनंद कोशलयन की है, जो ना भूल सका। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी, सही है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बनीपुरी, ये भी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, बताओ। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2, समझ बुढ़ापा चतुराई सभी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। ठंडी हवा चल रही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, बताओ किस में नहीं है। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था, इसमें नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी, जितनी उतनी क्रिया से मतलब हो गया क्रिया विशेषण। जब बिजली चली गई सभा विसर्जित हो गई, तब आएगा नहीं, तो हो गया ये भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे वहाँ अब घंटे लगते हैं, जहाँ वहाँ हो गया क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता, तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों के राजहंस का यह संवाद किसका है, बताओ। सुंदरी का अलका के प्रति, सुंदरी ने अलका के प्रति यानी अलका को कहा था ये संवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पथिक संदेशों कई हो जाए, पथ में पथिक शब्द किसके लिए आया, बताओ। पथिक शब्द उद्धव के लिए आया, कि उद्धव गए थे ना गोपियों से मिलने। अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी इनकी रचनाएं हैं समय के पास समय है। अशोक वाजपेयी की क्या रचना है, समय के पास समय है। लीलाधर जगुड़ी इनकी कौन सी रचना है, रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है, ठीक है। मंगलेश डबराल इनकी है पहाड़ पर लालटेन, क्या है, पहाड़ पर लालटेन। ऋतुराज इनकी रचना है सूरत नीरत, ये देखो सूरत नीरत नई रचना है मेरे हिसाब से, बाकी तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। जो नई चीज़ आपको मिला ना उसको आप नोट डाउन कर लो, और ये कवि है ना इन कवियों को आप साथ साथ अच्छे से देखते जाओ। क्योंकि किसी ने मुझे पूछा है कि सर पता कैसे चले कि कौन सा कवि इंपॉर्टेंट है। जो पेपर में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जिसे हर बार क्वेश्चन आ रहा है वही तो इंपॉर्टेंट है, और जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो पाठ्यक्रम है वो इंपॉर्टेंट है ना। जो 10वीं 12वीं की किताबों में लगा वो इंपॉर्टेंट है, जो बीए में लगा वो इंपॉर्टेंट है, जिसको पुरस्कार मिला वो इंपॉर्टेंट है, जो भी चर्चा में रहा वो इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कवि इंपॉर्टेंट है, कौन सा कवि हमें पढ़ना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।